हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस की जो बुक रहती है आपकी, जो आपकी कोर्स के लिए है, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो मैं साइंस का जैसे फर्स्ट चैप्टर लूँगा और फर्स्ट चैप्टर को पूरा पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद जो मैंने आपको एनएसओ का जो प्रोवाइड किया है आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। एनएसओ की बुक भी हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीट। और जो आपके जो पुरानी रेफरेंस बुक्स होती हैं, जो उनके पेपर्स आते हैं प्रीवियस ईयर्स के, हम उसको भी साइड बाय साइड लेते चलेंगे। ठीक है, तो साइंस का फर्स्ट यूनिट है फूड और इसका चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो फूड है वो सबसे इसेंशियल पार्ट है हमारे लिए। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि सबसे पहले ये जो फूड है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और प्लस उसके बाद हमारे जो बॉडी फंक्शनिंग है उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे कि फूड फ्रॉम प्लांट्स कैसे आता है, एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, जो हम फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं, और इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड को कैसे बढ़ाया जाता है। प्लस उसके बाद अभी तक हम लोगों ने प्लांट से देखा, अब उसके बाद हम देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल से कैसे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इमेज दिख रही है आपको, इमेज में क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द फार्मर डूइंग इन द फील्ड्स। फार्मर इस फील्ड में क्या कर रहा है? बहुत ईजी है, आपको सबसे पहले प्लोइंग का मतलब पता होना चाहिए, सोइंग का मतलब पता होना चाहिए, और हार्वेस्टिंग और इरिगेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको जैसे जैसे ये टर्म्स जो है वो बताते जाऊंगा आगे आगे पे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर फॉरवर्ड होता जाएगा तो ये टर्म्स आती जाएंगी। अभी के लिए जान लीजिए कि ये प्लोइंग कर रहा है। ठीक है, इरिगेटिंग आपको पता ही होगा, इरिगेटिंग का मतलब क्या होता है। इरिगेटिंग मतलब इरिगेशन इन द सेंस जब हम पेड़ों में पानी देते हैं। ठीक है, अब क्या है, हाउ विल दिस हेल्प द सॉइल, ये हेल्प कैसे करने वाला है सॉइल को। जैसे ही हम प्लॉ करते हैं तो जो नॉर्मल सॉइल रहती है वो पूरी कवर्ड रहेगी, है ना, जो ज़मीन रहेगी उसमें पूरी सॉइल ऐसे बिछी हुई रहेगी। बट अगर हम प्लॉ कर देंगे तो क्या होगा, उसमें एक टेक्सचर आ जाएगा, सॉइल के अंदर एक टेक्सचर आ जाएगा, जो सॉइल होगी वो ब्रेक हो जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स में। इससे क्या होता है कि इससे सॉइल के अंदर एरेशन, हवा जो होती है, हवा ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज एरेशन करना हेल्पफुल हो जाएगा, किस एक्टिविटी के वजह से, प्लॉइंग करने की वजह से। ठीक है, दिया है प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इज ऑल्सो एसेंशियल इन दिस चैप्टर। ये बताया है कि कैसे हम मास प्रोड्यूस करते हैं फूड को, तो वो एसेंशियल है और वैसे ही हम पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, अब क्या होता है, फूड फ्रॉम प्लांट्स दिया हुआ है। फूड फ्रॉम प्लांट्स का ये जो हेडिंग है इसमें क्या दिया है, ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड द अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी गई है। एग्रीकल्चर मतलब ये नहीं होता है कि मैं अगर अपने गार्डन में 2-3 पेड़ उगा लूँ और फिर उसके बाद उसमें से फूड ऑब्टेन कर लूँ तो वो एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर क्या होता है कि ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जब हम लोग बहुत लार्ज स्केल में किसी चीज़ को करते हैं, ग्रोइंग फ्रूट करना और एनिमल्स को रेयर करना, किस लिए कि एनिमल्स को रेयर करके हम फूड ही ऑब्टेन नहीं करते हैं, प्लस उसके बाद जो हम उसका एग्रीकल्चर में पर्पस यूज़ करते हैं, जैसे हम कैटल्स है, कैटल्स को हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, प्लस उसके बाद जैसे अगर कोई शीप हो गया तो शीप को हम क्लोथिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो इस पूरे टर्म को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, इस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अब क्या दिया हुआ है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग आर कॉल्ड क्रॉप्स। अब सेम एग्रीकल्चर जो था, अगर उसमें जो प्लांट्स होते हैं उसको जब हम बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करेंगे, बहुत लार्ज स्केल में, बहुत बड़े एरिया में, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप्स। क्या कहते हैं हम उसको, क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल प्लांट्स ऑफ मेज ग्रोन इन अ लार्ज फील्ड फॉर्म अ क्रॉप ऑफ मेज। मैंने बताया कि हम जब बहुत सारे एरिया में उसको ग्रो करेंगे तो वो क्रॉप कहलाएगा। सेम वैसे ही जब हम मेज को ग्रो करेंगे तो वो क्रॉप ऑफ मेज कहला रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ फूड क्रॉप्स आर सीरियल्स, राइस। सीरियल्स में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल राइस, व्हीट एंड मेज। ये सब आप लोगों को टर्म्स पता है, ये कॉमन टर्म्स है, बहुत ही कॉमन टर्म्स है। ये आप 6th 7th में भी पढ़ते आ रहे हैं और 8th में भी इंक्लूड किया गया है सेम आपके। ठीक है, पल्सेस क्या है, उड़द, अरहर एंड मूंग दाल, जो हम लोग जनरली बेसिकली हर दिन सुनते रहते हैं, ये सब वही टर्म्स यूज़ की गई हैं। फ्रूट्स भी होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल से इंक्लूडेड है और जो सीरियल्स वगैरह है वही इंक्लूडेड है, जो आप फ्रूट्स भी होते हैं। अगर फ्रूट्स को भी अगर मैं लार्ज स्केल में ग्रो करता हूँ तो वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। और फ्रूट्स में जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया। अब वेजिटेबल्स में स्पिनच, पोटैटो, ऑनियन एसेट्रा भी, बहुत सारी सब्जियाँ। ठीक है, अब क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन होता है कि कौन सी रबी क्रॉप है, कौन सी खरीफ क्रॉप है, ये कैसे करते हैं, तो ये करते हैं बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग एंड रीपिंग। जब हम ग्रो करेंगे उसको क्रॉप को और जब उसको हार्वेस्ट करेंगे हम,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज खारिफ एंड रबी। खारिफ क्रॉप्स जो होती है वो जून में प्लांट की जाती है। कब प्लांट की जाती है? जून में। ये याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये दोनों, ठीक है, खारिफ वाला और रबी वाला। ओके, खारिफ का क्या दिया हुआ है? खारिफ जून में उनको सो किया जाएगा सॉइल के अंदर, ठीक है, और जब हार्वेस्ट करने की बात आएगी तो अक्टूबर में, जब ठंडियाँ आ जाती है तब। ओके, तो उसके एग्जांपल्स क्या है? राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट आर एग्जांपल्स ऑफ खारिफ क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होती है? रबी क्रॉप्स आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर। अब ये नवंबर में ही ग्रो कर रही जाती है। ये आप जैसे देख रहे हैं, अभी अक्टूबर में आपकी खारिफ क्रॉप को मैंने हार्वेस्ट किया और रबी क्रॉप को मैंने नवंबर में ही सो कर दिया है, ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। अप्रैल मतलब जब गर्मियाँ आ जाती हैं तब। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? वीट, बार्ले, पी एंड ग्राम। वीट, बार्ले, पी एंड ग्राम, ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। ये दोनों के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा। और ये आपके अदर एग्जाम्स जैसे एनएसओ हो गया, या फिर अगर आप एनटीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आगे के लिए फर्दर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अभी हमने देखा फूड के ऊपर क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसको देखेंगे, ठीक है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फार्मर परफॉर्म्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में अब मैंने क्लासीफाई किस पे किया है? सॉइल प्रिपरेशन पे कर दिया। सेलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, कौन से सीड्स को मैं उसमें सो करूंगा सॉइल में, ठीक है। इरिगेशन, पानी देना भी एक एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ठीक है। वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। अब वीडिंग का मतलब क्या होता है कि आसपास जब हम सॉइल में सो करते हैं क्रॉप को, तो सिर्फ क्रॉप ही नहीं उगता है वहाँ पे, उधर पे बहुत सारे जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो भी साथ साथ आने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हमें रिमूव करना है। उसको रिमूव क्यों करना है? क्योंकि जब हम उसको रिमूव करेंगे तो उससे जो होगा कंपटीशन होगा एक टाइप से। अगर समझ लीजिए, अगर ये मेरा फील्ड है, ये फील्ड है, अगर मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट ए में एक क्रॉप उग रहा है और पॉइंट बी में मेरी जो है वीड है, अब ये दोनों एक सेम प्लॉट में अवेलेबल है ना, ये सेम एक प्लॉट में अवेलेबल है। जब ये सेम प्लॉट में अवेलेबल है तो बी वाला जो होगा वो ए के साथ कॉम्पीट करने लग जाएगा। सेम वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करेगा सॉइल से, मैं पानी डालूंगा तो पानी भी एब्जॉर्व करेगा, तो इसलिए हम वीडिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब जब क्रॉप रेडी हो जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करना और प्लस उसके बाद उसको स्टोर भी करना, क्योंकि स्टोरेज भी एक इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसा होता है कि हम बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन तो कर लेते हैं कभी कभी, बट इम्प्रॉपर स्टोरेज होने की वजह से हमारा जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है। ओके, अब सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं इसमें ये पूरा बताया गया है, ठीक है। सॉइल जो होता है मेन मीडियम होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं। जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्व करती हैं वाटर, एयर एंड वेटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये आपको पता होगा, ठीक है, कि कहाँ से जाइलम टिश्यू क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। ओके, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज आर रेडिली अवेलेबल टू द रूट्स द सॉइल इज प्रिपेयर्ड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। हमेशा क्रॉप सो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? उसमें होती है प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि सॉइल को जब लूज किया जाता है, ओके, उसको, अभी जो एक्टिविटी आप देख सकते हैं यही प्लोइंग होता है। इसमें आपका क्या कर रहा है कि वो प्लो जो रहता है उससे उसको सॉइल को रिमूव करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये किस लिए हेल्प करता है? एरेशन के लिए, अभी आगे दिया है। इट अलाउज द रूट्स टू रीच डीपर इनटू द सॉइल। सही बात है, अगर आपकी स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लेयर होगी सॉइल की, अगर वो बहुत हार्ड होगी, क्रिस्प होगी, तो आपकी जो रूट्स होगी वो उसको डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इसलिए हम इसको सॉइल को प्लो करते हैं। दिस हेल्प्स द फिक्स प्लांट मोर फर्मली टू द ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल। एरेशन होता है, मैंने अभी बताया था आपको, हवा उसमें ट्रैप होगी। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। पानी जो होगा, जब पानी फ्लैट सरफेस रहेगा, ओके, तो उसमें पानी जो गिरेगा वो ऊपर गिरेगा। अब मैं अगर उसमें प्लो कर दूंगा तो क्या होगा? छोटे छोटे क्रंचेस टाइप बन गए, ब्लॉक्स टाइप बन गए है ना सॉइल में। अब उसमें जब मैं पानी जाएगा तो वो पानी एब्जॉर्व होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। ओके, तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से पानी और एब्जॉर्व होगा और लॉन्गर ड्यूरेशन तक भी रहेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। अब ऊपर की जो सॉइल रहेगी वो एक क्रॉप आपने यूज़ कर ली है तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे एब्जॉर्व हो चुके हैं। अब मैं प्लो कर दूंगा तो जो नीचे की सॉइल होगी जिसमें न्यूट्रिएंट्स अभी भी होंगे प्रेजेंट, वो ऊपर आ जाएगी।
फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स द सॉइल टू मिक्स वेल विद फर्टिलाइजर्स, ऑब्वियसली मोर सरफेस एरिया मोर एब्जॉर्प्शन होगा। लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। अब जो मैंने भी बताया था वीडिंग क्यों करते हैं, तो ये वीडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि पहले से जो हम क्रॉप ग्रो करने से पहले जो वीड्स लगे होंगे, हम जब प्लो करते जाएंगे तो वो भी सॉइल के साथ अपलिफ्ट होके उखड़ जाएंगे। ठीक है। द बुरोइंग एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म्स ऑल्सो हेल्प्स इन लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। सेम वही अर्थवॉर्म रहेगा, एरेशन होगा सॉइल का। ठीक है। These organisms also help in the decay of dead plants and animals in the soil. न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व होंगे, आपके डेड एनिमल्स जो प्रेजेंट है, डेड प्लांट्स जो प्रेजेंट है, वो डिकम्पोज होंगे, सॉइल में मिक्स होंगे। ठीक है, ये लाइन ये बोल रही है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। जो अर्थवर्म होता है उसका मेन काम ही ये है कि वो ह्यूमस को प्रोड्यूस करे। ओके। सॉइल इज प्लोड विद द हेल्प ऑफ अ टूल कॉल्ड प्लो। प्लो टूल रहता है ये, और इसको जब हम यूज़ करते हैं तो प्लोइंग एक्टिविटी कहलाती है। द प्लो एंड अदर टूल्स नीडेड टू कैरी आउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, उसको हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ओके। प्लोज आर ड्रॉन ईदर बाय बुलक्स। हम इस प्लोज को बुलक से भी यूज़ कर सकते हैं, बुलक के शोल्डर पे उसका रेस्ट रहता है, उस पर टिका देते हैं। ठीक है। और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेज एंड कैमल्स और यूजिंग अ ट्रैक्टर। अभी तो धीमे धीमे जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन फैलता जा रहा है वैसे ट्रैक्टर का यूज़ इम्प्लीमेंट ज़्यादा हो रहा है। ओके। अब प्लो में बी मेड ऑफ वुड, लकड़ी का भी बना हो सकता है, और आयरन का भी बना हो सकता है। ठीक है। नाउअडेज इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड कल्टिवेटर्स विच आर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज फॉर प्लोइंग। जैसे मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टूल्स का भी फर्दर एडवांसमेंट हो रहा है। ओके। तो जैसे आप देख रहे हैं कल्टीवेटर्स आने लग गए हैं जो कि ड्राइवर रहेगा आपका ट्रैक्टर पे, और ट्रैक्टर के रेयर साइड पे ये कल्टीवेटर अटैच रहेगा। ठीक है। इसका यूज़ क्या होगा, प्लोइंग के लिए यूज़ होगा। दे सेव बोथ टाइम एंड एफर्ट। ओके। मॉडर्नाइजेशन का फर्दर जो आपका कंसिक्वेंस मिल रहा है आपको कि टाइम और एफर्ट दोनों बच रहा है। ठीक। लेवलिंग क्या है, लेवलिंग अभी आपने प्लोइंग कर लिया है। ठीक है। जो बिग जो सॉइल के लम्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कॉल्ड क्लॉट्स। एक जब आप प्लो कर लेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे होंगे कि आपके जो बड़े बड़े आपको लम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम फाइन आपको सॉइल मिल रही है बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दीज आर क्रश्ड यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक्स कॉल्ड लेवलर्स। एक लेवल पे लाने के लिए उस जो प्लम मिलता है उसको हम ब्रेक करते हैं। उसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। ओके। अभी आपने प्लोइंग समझ लिया, आपने लेवलिंग समझ लिया। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा पीछे से भी देख सकते हैं, और अगर आपको और कुछ भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली समझा भी दूंगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फील्ड दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। Okay, after growing different crops in the same field over a period of time, the level of nutrients in the soil may decrease. जैसे जैसे मैं सॉइल रहेगी उसमें क्रॉप उगाता जाऊंगा, एक टाइप की हो गई, दूसरी टाइप की हो गई। अगर समझ लीजिए एक क्रॉप को अगर मैग्नीशियम ज़्यादा चाहिए होगा, दूसरे क्रॉप को सोडियम ज़्यादा चाहिए है। ठीक है। तो वो दोनों डिप्लीट कर देंगी सॉइल से, इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द सॉइल ये हमें यूज़ करना पड़ रहा है आजकल। ठीक है। आफ्टर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक, इवेंचुअली द सॉइल में इवन टर्न अनफर्टाइल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना ओवर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ओवर कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स के वजह से भी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि जो सॉइल होगी वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाएगी, है ना, अगर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स हो रहा है तो। ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, क्रॉप्स जो होंगे वो बिल्कुल ही नहीं उगेंगे। टू अवॉइड दिस सिचुएशन फार्मर्स ऑफन एड सब्सटेंसेस कॉल्ड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। अभी जो इनफर्टिलाइज हो गई थी सॉइल उसके लिए हम लोग फिर से फर्टाइल बनाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजर्स बेसिकली सल्फर, जो सल्फर रहता है ना, सल्फर से ही बनाया जाता है। मेन कंस्टिट्यूएंट सल्फर रहता है आपका, उससे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं उसमें। कभी कभी आप सोचेंगे नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स रहते हैं वो भी यूज़ किया जाता है। ठीक है।
टेबल 1.1 डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड केमिकल फर्टिलाइजर, जैसा भी मैं बता रहा था, ठीक है। इसमें आप क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है दोनों का, नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज दी गई है। नेचुरल क्या होगा, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, डेड प्लांट्स होते हैं, उससे बनाया जाता है। दीज इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। अभी ह्यूमस क्या था, ह्यूमस मैंने बताया था कि अर्थवॉर्म जो होता है उनका मेन फंक्शन ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। थर्ड क्या था, एग्जांपल्स आर, एग्जांपल्स क्या है इसके, मैन्योर कंपोस्ट, बोन मील, ठीक है। फोन आ गया था थोड़ा सा एक, ओके। अ मिक्सचर ऑफ क्रश्ड एंड कोर्सली ग्राउंड बोन्स एंड बार्क ऑफ नीम की जो बार्क होती है उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स में। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होगा, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। दीज डू नॉट इंक्रीज द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये जो ह्यूमस मैंने अभी आपको बताया था, ये उसको इंक्रीज नहीं करते हैं। ये मेन पॉइंट है इन दोनों में डिफरेंस में, ठीक है, कि एक जो रहेगा वो ह्यूमस कंटेंट बढ़ाएगा नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो ह्यूमस कंटेंट नहीं बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, देखो सल्फेट आ गया, सल्फेट क्या है, सल्फर, पोटैश एंड एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। ये इसके मेन कंटेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के, ये याद कर लीजिएगा, ओके। केमिकल फर्टिलाइजर्स में गेट वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। क्या होता है, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं सॉइल में, है ना, तो आप जब उसमें वाटरिंग करेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो जो फर्टिलाइजर होगा वो सॉइल के साथ डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ लीजिए अगर ये मेरा जैसे लैंड है ना, इसमें मैंने फर्टिलाइजर सप्लाई कर लिया है पूरा, अब ये टिल्टेड है, तो अब ये पूरा पानी जो है वो नीचे बह के आने लग जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज़ में जाएगा, ठीक है, और फिश वगैरह को हार्म करेगा। और कभी कभी ये जो वाटर है अगर फ्लैट सरफेस होगा तो कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा, और ग्राउंड वाटर में जब जाएगा तो कौन यूज़ करता है, ह्यूमन ज़्यादा यूज़ करता है ग्राउंड वाटर, है ना, तो उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को थोड़ा कम यूज़ करना चाहिए, ये मेन पॉइंट है, ठीक। अब क्या है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब फर्स्ट एक्टिविटी जो थी सॉइल प्रिपरेशन, ये पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब हम बीज को कैसे सेलेक्ट करेंगे और उसको सो कैसे करेंगे। अब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स इज द नेक्स्ट पार्ट। और इंडिया में एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ठीक है, क्या है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन इज इन्वॉल्व इन द गुड क्वालिटी एग्रीकल्चरल सीड्स प्रोडक्शन। जो अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं, तो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन NSC, इसका काम है कि अच्छे सीड्स प्रोड्यूस करे और इसके लिए लेबोरेटरी सेट करे कि वो अच्छे सीड्स को पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए रिसर्च वर्क करे, ओके। आफ्टर द सीड्स हैव बीन सेलेक्टेड दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। सीड्स को हम ऐसे नहीं कि बस हम गए और सीड को ऐसे लिया, सॉइल के ऊपर रख दिया, या फिर बस ये सीड रखा और सॉइल को एक कवर कर दिया, ऐसे नहीं। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल सोइंग सीड्स। सीड शुड बी सोन एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सबसे पहले एक सीड अगर इतना डिस्टेंस एक इधर है तो दूसरा सीड भी कुछ डिस्टेंस में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक सीड यहाँ रखा और दूसरा सीड उसके जस्ट बाजू में रख दिया, है ना। ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट इन कॉम्पिटिशन फॉर एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने आपको बताया था, वीडिंग में बताया था ये पॉइंट, है ना। अब क्या दिया है, सच कॉम्पिटिशन इज हार्मफुल फॉर द यंग ग्रोइंग प्लांट्स। सीड शुड बी सोन एट अ करेक्ट डेप्थ, करेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट डेप्थ में होना चाहिए, नीदर टू शॉलो, ना कि ज़्यादा ऊपर की तरफ, ना ही ज़्यादा डीप। सोइंग्स कैन बी डन मैनुअली, ये मैनुअली भी किया जा सकता है, और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, टूल। मैंने अभी आपको पहले इससे फर्स्ट पेज पे बताया था कि इम्प्लीमेंट जो टूल है, सीड ड्रिल, उससे भी हम कर सकते हैं। मैनुअल सोइंग क्या होता है, मैनुअल स्विंग जो अगर मैं हाथ से करूं, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग भी कहलाता है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है कि हम बहुत जब नेटवर्क में फैलाते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व्स डायरेक्ट स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड्स इनटू द सॉइल और डिगिंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स। जैसे आप देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट्स में आता है ना, ऐसे सॉइल फेंकता है, ये सॉइल के ऊपर सीड्स फेंकते हुए ऐसे देखा होगा, है ना, या फिर जब मैनुअर फेंकता है वो भी देखा होगा आपने। सीड्स सोन इन दिस मैनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली,
क्या होगा, अब मैं ऐसे फेंक तो दिया, अब कोई उगेगा कोई नहीं उगेगा, तो ये अनइवनली हो जाएगा और कभी कभी ओवर क्राउडिंग भी हो सकता है। ऑल्सो दिस मेथड में नॉट इंश्योर दैट ऑल सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ। बराबर है, करेक्ट डेप्थ पे ये स्लो होगा, ये कैसे बोल सकते हैं, आप मैनुअली कर रहे हैं तो, है ना, वो भी जस्ट लाइक स्प्रिंकल करके। यूजिंग अ सीड ड्रिल, अ सीड ड्रिल कैन बी पुल्ड अक्रॉस द फील्ड यूजिंग बुलक्स और अ ट्रैक्टर। सेम वही, बुलक्स यूज़ कर लो या ट्रैक्टर यूज़ कर लो सीड ड्रिल यूज़ करने के लिए। सीड्स सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। एक प्रॉपर डेप्थ होगी, प्रॉपर डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने एक इम्प्लीमेंट यूज़ किया गया है उसके लिए, ठीक है, वो डिज़ाइन ही इसलिए किया था। इरीगेशन, अब सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट, इरीगेशन पे आ रहे हैं। इरीगेशन, सीड सोन इन द सॉइल रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ। ऑब्वियसली, है ना, पानी भी तो देना पड़ेगा ना। वाटर रिक्वायरमेंट्स डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। फॉर इंस्टेंस, पैडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। जो पैडी होते हैं उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है पानी की। वेयर एज वीट रिक्वायर्स वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल। जो वीट होता है उसको हम थोड़े थोड़े इंटरवल में पानी की नीड होती है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं जनरली, ठीक है। प्लांट, सॉइल, अब जैसे अगर कोई सॉइल है जहाँ पे पानी एवेंडेंस में अवेलेबल है तो उतना इंटरवल स्पेसिफिक कम होता जाएगा, है कि नहीं। Rainfall is one of the sources of water for crops. As one cannot always depend on rainfall, other way is for supplying water to crops. ठीक है। इरीगेशन रिफर्स टू द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल। ऐसा नहीं कि मैं पानी लिया पाइप से फुस 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 और चला गया पूरा, है ना। इसलिए इरीगेशन जो होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है सॉइल के लिए, ठीक है। वाटर फॉर इरीगेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम वेल्स, रिवर्स, ये सारे सोर्सेज ऑफ वाटर दिए हुए हैं, ठीक है। रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स एंड ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स भी यूज़ की जाती हैं, आप देखे होंगे गांव वगैरह में, है ना। मेथड्स ऑफ इरीगेशन कैन बी कंसिडर्ड अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज। ब्रॉड कैटेगरीज डिवाइड कर दिया है, ट्रेडिशनल वे और मॉडर्न वे। ट्रेडिशनल में क्या है, कैनल इरीगेशन, फरो इरीगेशन। फरो इरीगेशन जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसे चैनल्स डेवलप कर दिए हैं, है ना। चेन पंप, मोट, पुली सिस्टम, ढेकली एंड राहत, वाटर व्हील, जो आप नहीं देख रहे व्हील लगा रहता है उसको हम गोल गोल घुमाएंगे तो वैसे पानी गिरता जाएगा। दीज मेथड्स आर चीपर बट ऑफन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। बहुत पानी वेस्ट होगा और सस्ता भी होता है ये मेथड, ठीक है। मॉडर्न मेथड क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, आप कहीं अगर देखते होंगे जहाँ लॉन वगैरह भी बना होता है तो वहाँ पे जनरली स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। दीज मेथड्स हेल्प इन सेविंग वाटर, पानी बचता है, ठीक है। स्प्रिंकलर क्या है, हमने ऐसे पाइप लगा दिए, ठीक है, उसमें से टैपिंग्स ले ली बहुत सारी, ठीक है। टैपिंग्स लेने के बाद हमने एक स्प्रिंकलर लगा दिया। स्प्रिंकलर का काम क्या रहेगा, गोल गोल घूमता जाएगा और पानी का ऐसे स्प्रे की तरह जस्ट स्प्रिंकलर करेगा पानी को, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन हमने पाइप लिया, इसमें हमने सिर्फ टैपिंग्स लगा दी जहाँ जहाँ पे प्लांट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो पानी अपने आप वहाँ पे स्टैग्नेट होकर जमा होता जाएगा, ठीक। केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू वाटर द फील्ड एक्सेसिवली। ज़्यादा पानी भी फील्ड के लिए नुकसानदेह हो जाएगा, है ना। एक्सेस वाटर ऑन द फील्ड में कॉज अ कंडीशन कॉल्ड वाटर लॉगिंग। बहुत ज़्यादा जब पानी जमा हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग, विच में हार्म द क्रॉप्स बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एयर, हवा कम कर देगा, है ना। और लीडिंग टू इंक्रीज इन द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल। क्या होगा, अब पानी मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, वो पानी जो होगा अपर लेयर से सॉल्ट को डिजोल्व करते 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 नीचे तक आ जाएगा, है ना। तो सॉल्ट का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा रूट्स के पास पे, रूट्स के पास में इंक्रीज हो जाएगा तो सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीज हो गया, बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, है ना। वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, समटाइम्स अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स ग्रो अलोंग द क्रॉप, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो वीड्स के प्लांट्स के साथ, क्रॉप्स के साथ 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 आते जाते हैं, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें उसको रिमूव करना है, ठीक है। क्या दिया है, अमरंथस, वाइल्ड ओट ग्रास एंड चेनोपोडियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स। वीड्स नीड्स टू बी रिमूव्ड एज दे स्टार्ट कॉम्पिटिंग विद द क्रॉप्स। फॉर किस लिए कॉम्पीट करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। एयर होगा, सनलाइट होगा और न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करेगा। सम ऑफ देम में इवन बी पॉइजनस टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो वीड उगी है वो पॉइजनस हो, है ना, तो हम उसको बिल्कुल रिमूव करना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स रिमूव करने वाले प्रोसेस को वीडिंग, और प्लो के साथ जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको प्लोइंग। वीडिंग कैन बी डन ईदर मैनुअली और बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। हम मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं वीड्स को, या फिर हम जैसे वीडीसाइड्स यूज करके
यूज़ कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। मैनुअल वीडिंग क्या होगा, वीड्स कैन बी अपरूटेड ईदर बाय हैंड, हाथ से उखाड़ लो, और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट सच एज हैरो, ट्रॉवेल और हो, ये सारे यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, मैनुअल वीडिंग हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। अब क्या, मैनुअल वीडिंग मैंने हाथ से तो उखाड़ लिया, बट इसके डिसएडवांटेज क्या रहेगा, सबसे पहले टाइम ज़्यादा लेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपका हो से कुछ और निकाल रहा हूँ, वीड उखाड़ रहा हूँ, और बाजू में जो मेरा क्रॉप है उसकी रूट्स डैमेज हो गई है ना। द इम्प्लीमेंट्स यूज सच एज ट्रॉवेल हो आर मेड ऑफ आयरन एंड नीड रेगुलर मेंटेनेंस। सही बात है, इसकी रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी आप जैसे देखे होंगे इस पर पूरी जंग लग जाती है ना, रस्टिंग हो जाती है। ठीक, अब आता है वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या है, वीडीसाइड इज अ केमिकल दैट इज यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स। जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाए वो वीडीसाइड। वीडीसाइड डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप, है ना। जो क्रॉप है, मेन क्रॉप को हमारे बिना अफेक्ट किए हुए वीडीसाइड का काम ही ये है कि वीड्स को रिमूव करना। ठीक है, क्या लिया है, डालापॉन, मेटाक्लोर एंड सिजियाजिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीडीसाइड्स। ये एग्जाम्पल है, एक दो याद कर लीजिएगा, पेपर में जब आता है तब क्वेश्चन में लिखने से आपका अप्रोप्रिएट मार्क्स जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स सच एज रैट्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स, ये भी होता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड पेस्ट। अभी क्या था, हमने वीडीसाइड देखा, अब हम क्या देखेंगे, पेस्टिसाइड। मोस्ट पेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। वीडीसाइड एंड पेस्टिसाइड हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। अब देखिए, हर चीज़ को ऐसा तो है नहीं कि इसमें सिर्फ एडवांटेज रहेगा, डिसएडवांटेज भी रहेगा। हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी डिसएडवांटेज है। हम इरिगेशन कर रहे हैं तो अगर वो प्रॉपरली नहीं किया है तो ओवर इरिगेशन हो के आपका वाटर लॉगिंग हो जाएगा। सेम वैसे ही इसके भी है डिसएडवांटेज। एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद दीज केमिकल्स में एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। सही बात है। ट्रेसेस ऑफ दिस पॉइजनस केमिकल में रिमेन इन क्रॉप देमसेल्व्स। कभी कभी क्या होता है, हमने स्प्रेड तो कर दिया बट वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, और कभी कभी ओवर हमने जो स्प्रेड किया है वो आपके ग्रेन्स वेजिटेबल्स में भी मिक्स हो जाएगा, या फिर आपके जो सॉइल है उसको हार्म कर देगा, है ना। ये सारे डिसएडवांटेज हो गए। हार्वेस्टिंग, अब आपकी सॉइल को मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया, उस पर सोइंग कर लिया, पानी दे दिया, वीड हटा दिया, अब हार्वेस्ट करने का टाइम आता है। हमने इतनी मेहनत की है तो हार्वेस्ट भी करेंगे ना, फल भी तो खाएंगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स इज इधर डन मैनुअली और विद द मैनुअली करते हैं। कौन से रहता है, सिकल टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया तो सिकल, और विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टर मशीन रहती है, उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स ऑफ सीरियल प्लांट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो सीरियल प्लांट के ग्रेन्स आएंगे उसको हमें सेपरेट करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, थ्रेशिंग और विनोइंग। हवा का यूज़ होता है बेसिकली, ये आपको पता ही होगा। ये आपने जो सेपरेशन जो रहता है आपका प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। थ्रेशिंग इज डन इधर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। मशीन भी यूज़ किया जाता है तो उस मशीन को हम थ्रेशर कहते हैं। अ मशीन कॉल्ड अ कंबाइन हार्वेस्टर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। अब क्या किया मैंने, दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या था, अ मशीन कॉल्ड अ कंबाइन हार्वेस्टर कैन बी यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, अभी मैंने बताया। विनोइंग विच इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम शाफ सीड कवर्ड इन द टाइनी पीसेज ऑफ लीव्स और स्टेम कैन बी मैनुअली डन और बाय यूजिंग अ विनोइंग मशीन। देखिए, एग्रीकल्चर में आजकल जैसे जैसे डेवलप होते जा रहा है वैसे ही बहुत सारे टूल्स, मशीन्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे हर प्रोसेस के लिए एक टूल आ गया है, मार्केट में अवेलेबल है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ही है कि आपका मैनुअल वर्क जितना है वो कम हो रहा है, और आपकी जो कैसा कहना चाहिए कि जो प्रिसाइजनेस है, जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, अब मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अब स्टोरेज का पॉइंट आता है। मैंने आपको बताया था इंडिया में बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ फूड है जो हमेशा जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरेज के वजह से हमें यूज़फुल तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, स्टोरेज पॉइंट देखते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड बिफोर दे आर मेड अवेलेबल फॉर कंजप्शन। स्टोर करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि मैंने आज ही पूरा वीट प्रोड्यूस कर लिया और आज ही के आज पूरा वीट कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो उसको स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट दिस स्पॉइलेज इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट बोथ द ग्रेन्स एंड द स्टोरेज एरिया आर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। पहला पॉइंट, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बेसिकली। दीज ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन, सूरज में सुखाते हैं। ठीक है, टू रिमूव एज मच मॉइस्चर एज पॉसिबल, जितना पानी सूख जाए उतना बेटर। दे आर देन वेड एंड पैक्ड इन गनी बैग्स, ऐसे गनी बैग्स रहते हैं उसमें पैक किया जाता है। ठीक है, गनी बैग्स में पैक कर दिया। और बिन्स, बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन ग्रैनरीज।
ग्रैनरीज इस टाइप की होती है, इसमें हम फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि द ओल्डेस्ट ग्रैनरी इज लोकेटेड इन द जॉर्डन वैली एंड डेट्स बैक टू 9500 BC, बिफोर क्रिस्ट की बात है ये, ठीक है। द स्टोरेज एरिया शुड बी केप्ट क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स अगर प्रेजेंट है तो उसको वहाँ से रिमूव करना है। पीरियडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने स्टोर करके रख दिया 3 महीने 4 महीने बाद में जाके देखूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, अब हमने स्टोर कर दिया पूरा, है ना। अब कभी क्या होता है कि हमें इंक्रीज कैसे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। कैरिंग आउट द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सिस्टमेटिकली, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसकी जैसे अभी मैं टेक्निक्स बताता हूँ, टेक्निक्स सच एज मिक्स्ड कल्टीवेशन एंड क्रॉप रोटेशन कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड फर्दर। अब ये होती क्या है ये आप देखते हैं, ठीक है। मिक्स कल्टीवेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन। कभी भी एक क्रॉप को ही नहीं सो करते हैं, ये क्या करते हैं 2 या फिर और डिफरेंट टाइप्स जो है उससे भी ज़्यादा मिक्स करके सो किया जाता है इन अ पर्टिकुलर फील्ड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, है ना। एक ही टाइम पे दो क्रॉप्स ले लो, 3 क्रॉप्स ले लो, उसको मिक्स करके सो कर दो, ठीक है। द क्रॉप्स चूजन आर सच दैट द न्यूट्रिएंट्स नीड ऑफ वन क्रॉप आर फुलफिल्ड बाय द अदर, ठीक है। एक का न्यूट्रिएंट जो है वो दूसरे को फुलफिलमेंट कर दे, ऐसे क्रॉप्स चूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अ लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट क्या होता है ये कमेंट करिएगा, ये पहले से आप पढ़ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ये भी करिएगा कि मुझे नहीं पता है, या फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए कि सर प्लीज एक्सप्लेन लेग्यूमिनियस प्लांट्स, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सच एज चिकपी और मंग कैन बी ग्रोन इन द सेम फील्ड अलॉन्ग विद द सीरियल सच एज व्हीट। अब ये जस्ट एक टाइप का नहीं, क्या हो गया, रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया कि तू मुझे लेग्यूमिनियस प्लांट है, तू मुझे अपनी जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हुए हैं तू उसको सॉइल में फिक्स कर और फिर मुझे प्रोवाइड करा, ठीक है। तो ये इस टाइप का रहता है मिक्स कल्टीवेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर। ये क्या था? मिक्स कल्टीवेशन, एक टाइम पे। और ये क्या है? ये एक टाइम पे नहीं है, एक के पीछे एक। ये क्या हो गया? क्रॉप रोटेशन कहलाएगा। दिस इज डन कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। एक का जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे के लिए फुलफिल हो सके, ओवर यूटिलाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप सच एज व्हीट एंड पैडी यूज अप अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। पैडी को पानी भी बहुत चाहिए होता है, उसको नाइट्रोजन भी बहुत चाहिए होता है, ठीक है। सॉइल से वो पूरा ले लेता है। दिस लॉट्स नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली इफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी, सोयाबीन और ग्रीन बीन्स आर सोन आफ्टर व्हीट और पैडी। जैसे ही मैंने व्हीट और पैडी सो किया है, उसको हार्वेस्ट कर लिया है, तो अगर मैं नेक्स्ट प्लांट पी, सोयाबीन या फिर ग्रीन बीज लगाता हूँ तो ये मेरे जो पैडी ने जो नाइट्रोजन कंज्यूम किया हुआ है उसको फिक्स कर देगा। लेग्यूमिनस प्लांट का काम ही होता है ना। देखिए मैं आपको पहले ही बता दे भी जा रहा हूँ, ठीक है। Leguminous plants have a special kind of bacteria called nitrogen fixing bacteria in their roots that helps in restoring the nitrogen content to the soil. एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, वो नाइट्रोजन जो आप कंज्यूम किए हुए हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके, नाइट्रोजन साइकिल आपने देखी होगी, तो नाइट्रोजन साइकिल में वापस जब हम नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा ही नहीं कि फूड जो है वो सिर्फ प्लांट से आएगा, एनिमल से भी आता है, ठीक है। वी ऑब्टेन मैनी काइंड ऑफ डिफरेंट फूड्स फ्रॉम द एनिमल्स, रियरिंग एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर नीड्स। अदर ज़रूरत भी होती है, जैसे कल्चर इसके लिए हो गया हमारे लिए, एग्रीकल्चर में जब यूज़ किए जाते हैं, या फिर उसके बाद क्लोथिंग वगैरह के लिए, तो उस सारे को बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? मिल्क सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सबसे कॉमन मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड गोट्स, ठीक है। और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे बटर, घी, कर्ड, चीज़, ठीक है। मीट क्या हो गया? मीट के जैसे गोट्स हो गया, चिकन हो गया, इसको हम खाते हैं, जैसे नॉनवेज लोग खाते हैं जो, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जैसे फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, लॉबस्टर हो गया, ये सी एनिमल्स भी खाते हैं लोग, ठीक। मिल्क हो गया, मीट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट है एग्स, जो अंडे हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत प्रोटीन रहता है, और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? हैन से, टर्की से, ठीक है। हनी जो हो गया, हनी बी से ऑब्टेन होता है। तो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग हनी बीज, जब हम हनी बीज को पूरा साइंटिफिकली अच्छे से उसको रेयर करते हैं और उसमें से जब हनी ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वैसी एपीकल्चर हनीस के लिए, ठीक है। ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक।
जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है इसको रिपीट करने की सच ज़रूरत नहीं है, पर एक बार आप रीडिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया है, आप एक बार समरी रीड कर लीजिएगा, आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर नई चीज़ें समझ में आ रही है आप कमेंट करिए, मैं उस पर फर्दर इम्प्रूव करूँगा। और उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा फिर, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं स्टार्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद मुझे जब सपोर्ट नहीं दिखता है कि हाँ ऑडियंस की तरफ से नहीं आ रहा है तो फिर मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।